हेलो एवरीवन, क्या आप भी 10वीं के स्टूडेंट हैं? क्या आप भी इस बार मैट्रिक एग्ज़ाम में शामिल होने जा रहे हैं? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आप सभी को देखना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं नए पैटर्न पर आधारित सोशल साइंस का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें आप सभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 80 तक के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ऐसे इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1828 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया गया है 1829 ईस्वी में, ऑप्शन सी में दिया गया 1830 ईस्वी में और ऑप्शन डी में दिया गया है 1931 ईस्वी में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा, सन 1810 ईस्वी की बात है जब मेजनी के द्वारा कार्बोनरी नामक संस्था की स्थापना किया गया था। दोस्तों, मेजनी के द्वारा ही 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की भी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को याद रखना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है कि कार्बोनरी संगठन कब हुआ, तो 1810 ईस्वी में। इसकी स्थापना किसने किया? तो मेजनी ने किया। और यंग इटली या यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? तो मेजनी ने। कब किया? तो 1831 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 में कहता है कि यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? दोस्तों आप सभी को बता दें कि यूनान एक तुर्की के अंग के रूप में माना जाता था। तो यूरोप में जितने भी राष्ट्रवादी आंदोलन हो रहे थे, इन सभी आंदोलन से प्रभावित होकर यूनानियों में भी स्वतंत्र होने के लिए एक बहुत ही जुनून पैदा होने लगी, जिससे वे युद्ध छिड़ गए, युद्ध होने लगे। और युद्ध के पश्चात सन 1832 ईस्वी में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया गया था। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि चैटिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा, इंग्लैंड में ही चैटिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इंग्लैंड में ही 1870 ईस्वी की बात है स्त्रियों को वयस्क मताधिकार के रूप में उनको अधिकार प्राप्त हुआ था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। चैटिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देखिए। मैट्रिक एग्जाम पेपर में 2018 में सवाल पूछा जा चुका था कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विशेष प्रेरणा स्रोत रहा था? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी यूरोप में रहने वाले जितने भी यूरोपवासी थे, इन सभी यूरोपवासियों के लिए यूनान देश का साहित्य एवं ज्ञान जो था ना, वो विशेष प्रेरणादायक रहा, विशेष प्रेरणा स्रोत रहा। अगला सवाल, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? यानी पोलैंड में हो रहे विद्रोह को किसने बर्बरतापूर्वक कुचलने का काम किया था? तो यहाँ भी 4 देश का नाम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन में रहेगा रूस ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रिया ने और डी में दिया जाएगा फ्रांस ने। दोस्तों याद रखिएगा, पोलैंड में हो रहे विद्रोह को रूस ने कुचल दिया था, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र से पूछे जा रहे हैं कि इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है और तृतीयक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है। उसके बाद में अगला सवाल है इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? पहला से मिलेगा अमेरिका में, रूस में, भारत में और डी में दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि पूरे विश्व में हमारा देश भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पे मिश्रित अर्थव्यवस्था विद्यमान है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, भारत। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल सिविक्स यानी राजनीतिक विज्ञान से पूछा गया है। आज सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? आंसर याद रखिएगा, 15 मार्च 1950 ईस्वी को ही भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। अब यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में एक और सवाल पूछ लिए जाते हैं
कि भारत में योजना आयोग के पदेनाध्यक्ष कौन होते हैं। तो वैसी स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब प्रधानमंत्री हो जाएगा, क्योंकि योजना आयोग का गठनकर्ता प्रधानमंत्री होते हैं। इनकी स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। तो जाहिर सी बात है, जिस देश का राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होगा वह देश विकसित कहलाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, विकसित। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। दोस्तों, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे इतने मंत्रीगण और यहाँ पे कर्मठ एवं सुशील मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी बिहार एक ऐसा राज्य है जो अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत ही पिछड़ा राज्य के कोटि में यानी कैटेगरी में आ रहा है। तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, बिहार। और जब हम आप सभी को इकोनॉमिक्स का चैप्टर का सलूशन कर रहे थे तो उसमें आसान भाषा में बताए थे कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं और इसे दूर कैसे किया जाएगा। अगर उसका वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इकोनॉमिक्स चैप्टर का जितने भी सॉल्यूशन किए हैं उसका वीडियो आसानी तरीके से आप देख सकते हैं। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, यानी विनिमय करने का सबसे उत्तम माध्यम कौन सा है। आप सभी को बता दें, आसान भाषा में सवाल आपसे पूछना चाह रहा है कि खरीद बिक्री करने का जो सबसे आसान साधन है ना वो क्या है। तो मुद्रा है, क्योंकि मुद्रा के माध्यम से हम किसी वस्तु को आसानी तरीके से खरीद लेते हैं या बेच भी सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जो वर्ष होता है इसे ही पूरे भारतवर्ष में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसके बाद में अगला सवाल देखिए कि संघ सरकार का उदाहरण क्या है। बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, संघ सरकार का उदाहरण जो है वो अमेरिका है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। जितने भी छात्र एवं छात्राएं मैट्रिक एग्जाम पेपर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोट्स का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है। मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करके बेहतर से बेहतर आप अपनी स्टडी यानी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही questionforexam.com वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन क्विज खेलने के साथ ढेरों सारे PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है। लोक जनशक्ति पार्टी, जिसे हम लोग LJP कहते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके संस्थापक यहाँ पे रामविलास शर्मा पासवान थे और अभी चिराग पासवान जी हैं। उसके बाद में BJP यानी भारतीय जनता पार्टी, तो लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये सभी जो दल है ना ये राष्ट्रीय दल है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है वो राष्ट्रीय दल नहीं है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल कहता है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। दोस्तों सत्ता में साझेदारी इसलिए सही है क्योंकि ये क्या कहता है कि यह विविधता को अपने ओर समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैले देने से रोक कराती है और विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो कथन है ना ये कथन सभी सही है, इसलिए हमारा क्वेश्चन का सही जवाब इनमें से सभी होगा। हालांकि ऑप्शन तो नहीं दिया गया है, एग्जाम पेपर में पूछेगा तो ऑप्शन डी इनमें से सभी देगा। अगला सवाल है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। सबसे पहले जान लीजिए ये सांप्रदायिकता होते क्या हैं। तो जब एक ही जाति और धर्म के लोग दूसरी जाति एवं धर्म के लोगों को अपने से हीन मानने लगते हैं यानी अपने से बेकार समझने लगते हैं तो उसे ही सांप्रदायिकता कहते हैं। तो दोस्तों जो सांप्रदायिक राजनीति है ना वे धर्म पे आधारित है। आप सभी को मालूम होगा कि जितने भी आजकल के वर्तमान में जितने भी नेतागण हो रहे हैं और वोट यानी अपने मत प्राप्त करने के लिए, बहुमत प्राप्त करने के लिए धर्म के आधार पर राजनीति का काम कर रहे हैं और एक धर्म दूसरे धर्म को श्रेष्ठ बता के वोट प्राप्त कर रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सांप्रदायिक राजनीति जो है वो धर्म पर आधारित है। अगला सवाल कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। अगर आप अनुच्छेद 19 को पढ़िएगा तो देश के जितने भी नागरिक हैं ना उन सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, स्वतंत्रता का अधिकार। अगला सवाल क्वेश्चन 19 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों जान ही जाइए,
कि 8 मार्च को, प्रत्येक 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है अपने पूरे भारतवर्ष में। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसी प्रकार से 22 मार्च को क्या मनाए जाते हैं, तो बिहार दिवस या जल दिवस भी हम कहते हैं, वो मनाया जाता है। अगला सवाल कहता है कि सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला सबसे पहला राष्ट्र कौन बना था। तो दोस्तों, सत्ता में साझेदारी सही है या गलत है, इसको प्रस्तुत करने के वाला जो उदाहरण के तौर पे जो सबसे नंबर 1 देश माना जाता है ना, उसे हम लोग बेल्जियम के नाम से जानते हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, बेल्जियम। अगला सवाल क्वेश्चन 21 कहता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा व्यक्ति लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, यानी जॉर्ज गुडी एक ऐसा व्यक्ति है जो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, जॉर्ज गुडी। उसके बाद में क्वेश्चन 22 को देखिए कि लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ होता है, यही आप सभी को बताना होगा। तो आसान भाषा में जानिए कि स्त्री एवं पुरुष के बीच में जो भी जैविक अंतर होते हैं, इसे ही लैंगिक विभाजन कहा जाता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 22 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा, स्त्री एवं पुरुषों के बीच जैविक अंतर। उसके बाद में अगला सवाल हमारा कहता है कि श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर किया गया है। तो दोस्तों, अगर श्रीलंका में सामाजिक विभाजन की बात करेंगे तो वहाँ पे क्षेत्रीय स्तर और सामाजिक स्तर, ये दोनों कैटेगरियों को ध्यान में रखते हुए समाज का विभाजन किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 23 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 24 को देखिए। क्वेश्चन 24 कहता है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि चीनी यात्री चीन में जाकर गुटेनबर्ग एक बहुत ही सुप्रसिद्ध यंत्र, जिसको हम लोग छापाखाना के नाम से जानते हैं, इसी के आविष्कारक का नाम है गुटेनबर्ग, और ये जर्मनी देश के रहने वाले हैं। इनका जन्म जर्मनी देश में हुआ था और इनके द्वारा ही छापाखाना का आविष्कार किया गया था। यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में एक और सवाल पूछ लिए जाते हैं कि गुटेनबर्ग के द्वारा सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की गई थी। तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों बाइबिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, बाइबिल। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुँचाने वाला व्यक्ति का क्या नाम है। दोस्तों, आज जान ही जाइए, कैक्सटन एक ऐसा व्यक्ति है जो इंग्लैंड में मुद्रण कला यानी पैसे छापने का जो मशीन है वो सबसे पहले पहुंचाए थे। एक और सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं कि छापाखाना यूरोप कैसे पहुंचा। तो आप सभी को मालूम होगा कि मार्को पोलो व्यापार करने के क्रम में यूरोप गया था और वे अपने साथ छापाखाना यूरोप ले गया था। इस प्रकार से छापाखाना यूरोप में पहुंच गया था। अगला सवाल क्वेश्चन 27 कहता है कि किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ये सबसे बड़ा तोहफा है। तो दोस्तों, अमेरिका के नेग्रो कम्युनिटी के खिलाफ लड़ने वाले एक व्यक्ति का नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो एक समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। और इन्हीं का कथन था कि मुद्रा अर्थात पैसा जो है वो ईश्वर यानी खुदा के द्वारा दी गई एक महानतम देन है और ये उनके द्वारा दिया गया सबसे बड़ा तोहफा है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 28 को देखिए। क्वेश्चन 28 कहता है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। दोस्तों, आज जान ही चाहिए, रूसो जो था ना वो फ्रांस देश का एक दार्शनिक था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, फ्रांस। उसके बाद में क्वेश्चन 29 कहता है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पे हुई थी, यानी विश्व में वह कौन ऐसा देश बना जहाँ पे कागजी मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले किया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब चीन हो जाएगा। चीन एक ऐसा राष्ट्र है, एक ऐसा देश है जहाँ पे सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत की गई थी। एक और सवाल मैट्रिक एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि कागजी मुद्रा का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो क्वेश्चन का सही जवाब चीन हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल इसमें 30 को देखिए कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों यानी सामग्रियों की मांग बढ़ा दी है, यानी वो कौन ऐसा देश की सिविल सेवा परीक्षा है जिसने मुद्रित पुस्तकों की सामग्रियों की मांग बढ़ा दी है। तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब चीन होगा, यानी आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। आसान भाषा में कहे तो मुद्रण यंत्र का विकास जो है वो सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले चीन में हुआ था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, चीन।
उसके बाद में अगला सवाल देखिए कि टेनमेंट्स क्या था। दोस्तों टेनमेंट्स जो था ना वो क्या था, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि काम चलाऊ मकान जो था इसे ही टेनमेंट्स कहा जाता था, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल है, सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ पे बनी थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, लंदन के पेंडिंगटन और फॉरियन स्ट्रीट के बीच में एक जगह पड़ता है, वहीं पे सबसे पहले भूमिगत रेल बनाई गई थी, यानी मिट्टी पे अर्थात धरती पे चलने वाली ट्रेन बनाई गई थी। और यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी थी, तो ये कहाँ पे बनी थी, तो हो ही गया। और सबसे पहले भूमिगत रेल कब चलाई गई थी, तो 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। कहाँ से, तो मुंबई से थाने तक। उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया कि सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी थी। अब यहाँ पे कब बनने की बात करेंगे तो सन 1863 ईस्वी में ही सबसे पहले भूमिगत रेल बनाई गई थी। उसके बाद में क्वेश्चन कहता है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया था। दोस्तों याद रखिएगा, एबेनेजर हावर्ड एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिनके माध्यम से गार्डन सिटी की अवधारणा विकसित की गई थी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल देखिए कि खूनी रविवार किसे कहा जाता है। सन 1887 ईस्वी के नवंबर माह के रविवार को ही खूनी रविवार कहा जाता है। दोस्तों बात है 9 जनवरी 1905 ईस्वी को, कि जब रूस की जनता रोटी देने के लिए रोटी मांग का नारा लगाते हुए रूस के महल की ओर जा रहे थे, जिस पर जार के सेनाओं ने उन्हें अपना विरोधी समझकर, उन्हें अपना विद्रोही समझकर उन पर बर्बरतापूर्वक यानी लगातार निष्ठुरतापूर्वक गोलियां बरसाने लगे, जिनमें कई हजार मजदूर मारे गए और कई हजार मजदूर घायल हुए। यह घटना पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार रविवार को हुआ था। यही कारण है कि इस रविवार को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन 37 कहता है कि सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी। पहला ऑप्शन देखिए 1898 में, 1899 में, 1995 में, 1892 में। तो सन 1898 ईस्वी की बात है जब सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है। यानी जो नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं यानी वोट देने वाले लोगों की जो लगभग संख्या है ना, वो दोस्तों कितना है, तो 71 करोड़ है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अपने देश में लगभग 137 करोड़ जनता में से लगभग 71 करोड़ एक ऐसे लोग हैं जो वोट देने का अधिकार रखते हैं, वोट देते हैं। अगला सवाल कहता है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है। पहला ऑप्शन को देखिए, अपने क्षेत्र से अलगाववाद, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता और डी में अलगाववाद। तो दोस्तों क्षेत्रवाद की भावना के एक कुपरिणाम अलगाववाद को माना जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, अलगाववाद। उसके बाद में क्वेश्चन 40 देखिए, क्वेश्चन 40 आपको कहता है कि लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है। यानी लोकतंत्र के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा जो बनती है उसे हम लोग अशिक्षा कहते हैं। तो ना ही लोकतंत्र में आस्था, ना ही सामाजिक समानता और ना ही राजनीतिक जागृति हो जाएगा। चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन भी होगा, अशिक्षा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि दुनिया के कितने हिस्सों में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू नहीं की गई है। तो अगर पूरी दुनिया को 4 भागों में बांट दे जाएंगे, जिसमें से 1/4 भाग का जो हिस्सा आएगा वहाँ पे अभी भी लोकतांत्रिक शासन को व्यवस्था को लागू नहीं किया गया है। तो यहाँ भी चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 1/4। उसके बाद में क्वेश्चन 42 को देखिए कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं। दोस्तों आज जान ही जाइए, भारत के लोकतंत्र के कुल 3 अंग होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। तीनों याद रखिएगा, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, यही होते हैं भारतीय लोकतंत्र के 3 प्रमुख अंग। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। उम्मीद है आप सब वीडियो को लाइक भी किए होंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए होंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके PDF भी डाउनलोड कर लिए होंगे। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।